हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने उस दिन किया था। उसमें जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोगों ने जो मानसून का आगमन है, कैसे मानसून भारत में प्रवेश करता है और कैसे उसकी वापसी होती है, यहाँ तक का हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद अब हमारा आता है ऋतुएं, सीजन्स। थोड़ी सी चर्चा उस दिन भी हो गई थी कि जो हम लोग वैसे सीजन्स की बात करते हैं तो उसमें 6 सीजन्स हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी और हेमंत। लेकिन इस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा करें, हमारे भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है और उसकी एक विशेषता होती है कि इसमें कई ऋतुएं पाई जाती हैं और इस दृष्टि से हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। भगवान ने यहाँ पर विशेष कृपा की है कि एक ही देश में हमें सभी ऋतुओं में रहने का अभ्यास है और सभी ऋतुएं होती हैं, जबकि अन्य देश ऐसे हैं कि कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है पूरे समय, कहीं पर बहुत ठंडी ही पड़ती है। लेकिन उन कुछ गिने चुने देशों में है जहाँ पर कि 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं को हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं और उन 6 ऋतुओं के अनुसार ही हमारे यहाँ सभी चीज़ें निश्चित की गई हैं, चाहे वो अपने शरीर से संबंधित हो या हमारे भोजन से संबंधित हो या हमारे कृषि से संबंधित हो, सभी चीज़ें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये मुख्य 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहली जो ऋतु है, मुख्य ऋतु, शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु और फिर जो सामान्य रूप से हम जिनका अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। तो ये 4 ऋतुएं इस भूगोल की दृष्टि से होती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है शीत ऋतु, जो इस समय चल रही है। इस समय जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग पूरा उत्तर भारत का अर्थ ये हुआ, इससे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तर भारत का मतलब कि जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, उसको हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा उत्तर भारत आजकल शीत ऋतु की चपेट में है। जहाँ भी अगर आप बात करेंगे, कहीं पर फ़ोन से बात करते होंगे तो सबसे पहले यही चर्चा होती, भाई ठंड बहुत हो गई है, कितनी ठंड पड़ रही है, आजकल तो धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं और हवाएं चल रही हैं। ये सारी बातें शीत ऋतु में। तो इसका प्रारंभ, शीत ऋतु का प्रारंभ मध्य नवंबर से शुरू होकर और फरवरी तक रहता है और यहाँ तक कि जब हम लोग मार्च में होली मनाते हैं तो उस होली के समय तक भी हम लोग इस का अनुभव करते हैं। दिसंबर से जनवरी, नवंबर से ठंड की शुरुआत होती है, दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है और सामान्य रूप से कहा भी जाता है कि जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है। दिसंबर और जनवरी को मिला के एक 40 दिन का विशेष कालखंड होता है ठंड का, जिसको कहीं कहीं पर देसी भाषा में चिल्ला भी कहते हैं। और इन 40 दिनों में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और फिर जनवरी के बाद से जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है तो वो तापमान जो है बढ़ने लगता है। इस शीत ऋतु में जैसे जैसे हम लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे,
वैसे वैसे जो तापमान होता है वो घटता जाता है। यानी दूसरे अर्थों में कहें हम लोग तो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में तापमान अधिक होता है, यानी वहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ ठंड बहुत कम पड़ती है, नाम मात्र की पड़ती है। और उसकी अपेक्षा उत्तर भारत में ये तापमान कम होता है तो ठंड अधिक पड़ती है। इसी समय अगर हम लोग देखें इस शीत ऋतु में ही, अगर अभी आप में से किसी भैया का या किसी स्टूडेंट का कोई भी अगर रिलेटिव अगर तमिलनाडु में रहता हो, चेन्नई में रहता हो, तो अगर वहाँ का टेम्परेचर पूछेंगे तो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और जबकि आजकल इस समय यहाँ पर दिल्ली, गाज़ियाबाद इसके आसपास का क्षेत्र 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहता है। इस शीत ऋतु में जो दिन होता है गर्म होता है, क्योंकि उस समय हल्की फुल्की धूप भी हो जाती है और दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। इस समय एक शब्द प्रयोग हुआ है तुषारपात। दूसरे शब्दों में हम लोग इसे पाला भी कहते हैं, पाला पड़ना। और जब हम लोग सुबह उठ के देखते हैं तो पौधों पर ओस की बूंदें मतलब भीगा रहता है बिल्कुल। और इसी समय में जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है। और आजकल तो मैदानी क्षेत्र के लोग वहाँ जाकर बर्फीले क्षेत्रों में पर्यटन का आनंद लेते हुए मिलते हैं। इसी समय में शीत ऋतु में ही देश में, जो हम लोगों ने इससे पहले शुरू में ही चैप्टर के शुरू में ही ट्रेड विंड्स के यानी व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ा था, तो इसी कालखंड में शीत ऋतु में ही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, जो समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और जबकि अगर दक्षिण भारत में देखेंगे हम तो इस समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो इस समय जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं दक्षिण भारत में, तो वही दक्षिण के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनती हैं। अभी आगे आएगा, इसमें देखिएगा। चूँकि जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए देश का अधिकतर भाग में मौसम जो होता है शुष्क होता है। और इन पवनों का कुछ मात्रा वर्षा तमिलनाडु, तो क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। दूसरा इसमें दिया है, इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। आप बाहर अगर देखेंगे जाके तो हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जो कि मौसम को ठंड की तरफ और ले जाती हैं। चक्रवाती विक्षोभ, जिसको हम लोग डिस्टरबेंस भी बोलते हैं, पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, अभी हमने देखा पीछे वर्षा हुई थी, तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी समय इसी शीतकाल में ये जो अभी समय चल रहा है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं ना कि बहुत बारीक बूंदों की झड़ी लगी रहती है, मोटी बूंदें नहीं, बहुत बारीक बूंदें। तो कुछ ऐसा ही इस समय चलता है कि फुहार अगर हम लोग स्प्रे करें तो वो उस टाइप की जो आती है बूंदें, वो फुहार सी चलती हैं और ठंड के साथ, हवा के साथ। तो इस तरह की जो फुहारें चलती हैं शीत ऋतु में, उसको महावट बोला जाता है।
जो कि फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, रबी की फसल इस समय जो है। और ये जो ठंड पड़ती है बहुत ही आवश्यक भी है फसलों की दृष्टि से। अगर इस समय ठंड नहीं पड़ेगी तो जो फसलों में जो दाना है, गेहूं में जो दाना आता है उसमें पूरा दाना नहीं बन पाएगा, उसमें दूध नहीं पाएगा। जित वो दूध पड़ने का टाइम होता है उन फसलों में, तो वही बाद में पककर गेहूं बड़ा बड़ा दाना बनता है। तो ये ठंड फसलों की दृष्टि से भी आवश्यक है, और ये जो महावट है वो भी आवश्यक है। तो ये है हमारा शीत ऋतु वाला भाग। तो ये शीत ऋतु का भाग हमारे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस समय हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस समय अगर अपने देश के जो प्रमुख महानगर हैं उसके तापमान को देखेंगे जाकर, तो उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र में। अगली ऋतु है हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण, वो ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ता है, ये थोड़ा सा हम दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो दिन बड़ा होने लगता है, सूर्य का ताप बढ़ने लगता है। इसमें भी दिया है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जो गति होती है उसके कारण जो भूमंडलीय ताप पट्टी होती है वो उत्तर की तरफ खिसक कर आ जाती है। अब ये आप अनुभव कैसे करेंगे कि सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। इसको आप इस तरह से अनुभव कर सकते हैं कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में आपके मकान में जिस स्थान पर पूर्व दिशा में बहुत अधिक धूप आती है, तो ठंड के मौसम में वो जो धूप पूर्व दिशा में गर्मी के दिनों में अधिक समय तक रहती है, वो इस समय शीत ऋतु में बहुत कम समय तक रहती होगी। तो ये इसके कारण से ही होता है, इसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। हम लोग जानते हैं बहुत अधिक गर्मी पड़ती है उस समय, और इसके स्थानांतरण कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। दक्कन के पठारी भाग का जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और भी गुजरात में देखें तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और उत्तर पश्चिम भाग का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में जहाँ पर हम लोग, ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है, बताया ना उन्होंने कि टेम्परेचर बढ़ता है तथा वायु दाब में कमी आती है। और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी पूरा राजस्थान से लेकर और झारखंड, बिहार का कुछ क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इस काल में जो वायु होती है वो बहुत ही गर्म होती है, बहुत तेज होती है, जिसको कि हम लोग लू कहते हैं, हॉट विंड। और वो इतनी अधिक गर्म होती है कि उसमें इतना अधिक ताप होता है कि यदि वो उस वायु का दुष्प्रभाव हम पर पड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। ये जो लू होती है धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं
जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। यानी जो उत्तरी भारत है या उत्तर पश्चिम क्षेत्र या आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र, थोड़ा सा कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। उस समय अगर आप लोग अनुभव करेंगे तो रात होने के बाद भी ये हवा काफ़ी गर्म होती है। रात में 12 बजे के बाद तब जाकर ये कुछ ठंडी होती है। इसमें भी दिया देखिए कि इसका बहुत घातक प्रभाव होता है और इनसे बचने के लिए जैसे हम लोग जाड़े में कपड़ा लपेट कर चलते हैं, वैसे ही गर्मी के दिनों में भी बिल्कुल मुंह ढका होता है, सिर ढका होता है, पूरा शरीर ढका होता है इस लू से बचने के लिए। और इस क्षेत्र में इस समय में इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियाँ काफ़ी चलती हैं और ये थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर देती हैं इससे, और अपने साथ हल्की वर्षा भी लाती हैं, जिसके कारण से जो धूल दब जाती है तो वो जो डस्टिंग होती है, धूल उड़ती रहती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी होती है, जिसको हिमवृष्टि कहा जाता है। हेल इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ओला भी गिरता है। और जैसे हम लोगों ने महावट के बारे में पढ़ा, शीत ऋतु में विशेष जो चलता है, वैसे ही इस गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु में बैसाख के महीने में जो वायु चलती है उसको काल बैसाखी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में मई वाला क्षेत्र है। कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, मानसून आने से पहले, क्योंकि वो क्षेत्र होता है वहीं से जो है प्रायः वर्षा प्रारंभ होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है, जिसके कारण से आम उस क्षेत्र में जो जल्दी पकते हैं, तो इसलिए उसको आम्र वर्षा कहा जाता है, उसके कारण से, आम के पकने के कारण से। तो ये हमारा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा है कि जो सामान्य रूप से जो पक्के मकान हैं, ईंट और बजरी से बने, बहुत गर्म हो जाते हैं, सड़कें बहुत गर्म हो जाती हैं, सड़कों पर भी चलते हैं तो नीचे से बहुत ताप निकलता हुआ रहता है, प्यास बहुत अधिक लगती है। बिल्कुल दिन में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लॉकडाउन लग गया है। दोपहर के टाइम में ये स्थिति होती, इतना अधिक तापमान रहता है। लोग आते जाते भी पेड़ के नीचे खड़े होकर थोड़ा सा विश्राम करते हैं, भाई चलो थोड़ा सा धूप से बच जाए। तो ये उस समय शीत ऋतु का लक्षण प्रभाव। अब हमारी तीसरी जो महत्वपूर्ण ऋतु है वो है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। मानसून का आगमन से लेकर और उसकी वापसी तक का 100 से 120 दिन का समय होता है। यह हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है। जून से प्रारंभ होती है मानसून का आगमन, और हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करते हैं, वहाँ से दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक अरब सागर की शाखा होती है और दूसरी हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इस तरह से जून के प्रारंभ में उत्तर मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र होती है और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, अपने दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। उपोष्ण मतलब एक होता है उष्ण कटिबंधीय, जो हमारा भारत का वो क्षेत्र जो विषुवत रेखा के नज़दीक, यानी कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग, कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो होता है वो उपोष्ण यानी दक्षिण भारत की अपेक्षा कम उष्ण होता है, इसलिए उसको उपोष्ण कहा जाता है। तो ये उसके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के संपर्क में आता है और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं
इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं, क्योंकि इन्होंने समुद्र से नमी ले ली है। और ये पवनें तीव्र होती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, और सुदूर उत्तरी पूर्व भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि दक्षिण भारत से प्रवेश करती हैं और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चलती हैं, और फिर वहाँ से फिर ये पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं धीरे धीरे, और पूरे भारत में ये वर्षा करती हैं, दोनों अरब शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, क्योंकि जो भारतवर्ष है वो अधिकांश जो वहाँ की कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है। लोगों को बहुत प्रतीक्षा रहती है, किसानों को भी और जो किसान नहीं है उनको भी, क्योंकि उससे जो ग्रीष्मता होती है, उष्णता होती है, उसमें कमी आती है। मौसम के प्रारंभ में जो पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। अब पवनमुखी भाग कौन से होते हैं? वैसे मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को लास्ट में ड्राइंग बना के दिखाया है। पवनमुखी भाग वो होते हैं जो पर्वत का वो भाग जिससे पवनें टकराती हैं और टकरा करके बारिश करती हैं। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब वृष्टि छाया क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश वो है कि अभी जो मैंने बताया कि पवनें होती हैं, पर्वत से टकराती हैं और बारिश करती हैं, वो पवनाभिमुख क्षेत्र होता है। और दूसरा, जब उस पर्वत से टकराने पर वर्षा करने के बाद आगे बढ़ती हैं और दूसरी तरफ से उसके ढाल की तरफ से उतरती हैं, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। समुद्र से आने वाली हवाएं या मानसूनी पवनें पवन विमुख ढाल या तो बिल्कुल भी नहीं या बहुत कम वर्षा करती हैं, इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। हम लोग जानते भी हैं कि जो उत्तर पूर्व में अर्थात पूर्वोत्तर भारत में जो खासी गारो जयंती पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो मेघालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, और खासी पहाड़ियों में स्थित जो मासिन राम जो क्षेत्र है वो विश्व में सर्वाधिक अधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में नहीं, विश्व में। पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मासिन राम इस रूप में जाना जाता है। अब ये वहाँ पर बारिश होने के बाद ये जो पवनें हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, और गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं राजस्थान की तरफ, वैसे वैसे ये वर्षा कम होती जाती है और राजस्थान में जाकर ये और कम हो जाती है। दूसरा, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम यानी विश्राम। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद फोर्थ या फिफ्थ पीरियड के बाद इंटरवल होता है आप लोगों का, उसमें आप लोग लंच वगैरह करते हैं, 15-20 मिनट का होता है वो ब्रेक, उसके बाद फिर पीरियड चलते हैं। तो जो ब्रेक आता है बीच में उसको विराम कहा जाता है। ऐसा ही वर्षा में भी विराम आता है, उसको वर्षा में विराम कहा जाता है। अब ये कहाँ होता है? इससे पहले जो मानसून का आगमन हमने बताया था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है और अरब शाखा है वो दोनों जाकर मिलती हैं भारत में, उत्तर भारत में। तो
ये जो है आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के इसमें अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक की होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी बीच में ब्रेक। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक जो वितरण सुनिश्चित होता है, यानी कभी पहले कभी बाद में। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, और जब अक्ष जो गर्त का जो अक्ष मैदान के ऊपर नहीं होता है तो वर्षा नहीं होती है। दूसरी ओर जब मैदान में मानसून का गर्त का जो अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भाग में वर्षा अच्छी होती है, और जो हिमालयी क्षेत्र होता है वहाँ नहीं होती। और जब हिमालय के समीप चला जाता है ये अक्ष, तब यहाँ पर शुष्क स्थिति होती है और वहाँ पर वर्षा होती है। तो इस तरह से ये बदलता रहता है। इसी को हम लोग वर्षा में विराम के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। हम लोग जानते हैं कि कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो मानसून है वो उत्तर पूर्व में जाता है, तो वहाँ से जब वो पश्चिम की तरफ चलता है तो धीरे धीरे जो मात्रा है वर्षा की वो कम होती जाती है, और पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते उसकी मात्रा बहुत कम होती जाती है। जो भारतीय मानसून है वो अनिश्चित होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो मानसून जून के फर्स्ट वीक में आना है वो देर से आता है, और जब मानसून वापसी का समय जो होता है जिस समय, उसके बाद वो उसकी वापसी होती है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। ये अनुभव में आता है हम लोगों के, जब कभी इस क्षेत्र में, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ जब खूब गर्मी पड़ती रहती है तो पता चलता है बंगाल में पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ रही है, केरल में बाढ़ आ रही है, महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है, और यहाँ पर बिल्कुल सूखा। तो इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि आज भी जो भारत की जो कृषि है वो अधिकांश रूप से वर्षा पर आधारित है। अब हमारा अंतिम जो ऋतु है मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति का, अभी तक जब तक गर्मी थी तब तक उत्तरायण थे सूर्य, और फिर जैसे जैसे वर्षा ऋतु की वापसी का समय होता है तो धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाते हैं। मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र, निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर से खिसकता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है, और जिसके कारण से वो वर्षा वहाँ पर शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। आप लोगों को ध्यान में होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जिस मार्ग से होते हुए ये पवनें जाती हैं, मानसूनी पवनें, उसी मार्ग से ये वापस पीछे हटती हैं। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य होता है, गर्मी यानी अधिक होती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि गर्मी बहुत अधिक हम लोग महसूस कर रहे थे। उसके बाद 2-3 दिन बारिश भी हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, फिर हवा चलने लगी, फिर शीत ऋतु का हम लोगों को आभास होने लगा। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जानते हैं। उत्तर की अक्टूबर के उत्तरार्ध में
विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। और नवंबर की शुरुआत होते होते उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए, वहाँ से बंगाल की खाड़ी पर, क्योंकि इधर से ही मानसून गया था और फिर से वापसी में बंगाल की खाड़ी पर आ गया। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। इसके कारण से जो तटवर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है और काफ़ी नुकसान होता है, जान माल की काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है इस समय में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा हमारा पूर्वी तटवर्ती भाग है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। डेल्टा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, हम लोग जानते हैं इधर से ये सारी नदियों वाला क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सारे डेल्टा बने, ये डेल्टा वाले क्षेत्र ही हैं, क्योंकि ये सारी पश्चिम से पूरब की तरफ आने वाली नदियाँ ये इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, जानमाल की हानि होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। ये कोरोमंडल तट, ये क्षेत्र पूरा हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, तो ये भूगोल की दृष्टि से ये 4 ऋतुएं हुई। पहले शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी मानसून का आगमन और चौथा मानसून की वापसी। अब आता है हमारा वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। देखिए, मैप में भी इसको देख लें हम लोग। जो मैप में बिल्कुल ये डार्क ग्रीन जो दिखाया हुआ है, ये वो क्षेत्र है जहाँ 400 से अधिक वर्षा होती है। तो ये जो है पूरा क्षेत्र, एक तो पश्चिम का ये तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और फिर ऐसा ही ये हमारा क्षेत्र, ये मेघालय वाला क्षेत्र, गारो खासी जयंती वाला क्षेत्र, और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती विश्व में, ये जो क्षेत्र है। और फिर इसके बाद ये थोड़ी सी पट्टी है और ये पट्टी है जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद 200 से 400 सेंटीमीटर, ये जो लाइट ब्लू कलर बने हुए हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर ये पूरा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हम इधर से निकल रहे हैं, उत्तर पूर्वी भारत से ये आगे बढ़ रहा है मानसून, और इस क्षेत्र में आते आते बिल्कुल ही क्या हो गया है, कम हो गया है, 0 से 20 सेंटीमीटर हो गया है। तो ये वर्षा का वितरण हर स्थान पर अलग अलग हो रहा है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा कम हो जाती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है।
अन्य क्षेत्रों में हिमपात नहीं होता है, केवल जो हमारा ये हिमालयी क्षेत्र है ये पूरा, ये पूरा क्षेत्र हमारा हिमालयी क्षेत्र है। फिर ये जो क्षेत्र है, तो ये पूरे क्षेत्र में जो है ये बर्फबारी होती है, अन्य इन क्षेत्रों में नहीं होती है। ये जो मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता आती है। जब भी हम लोग इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें अंतर आता है। आप लोग हर सीजन में सुनेंगे, अब अभी सर्दी चल रही है तो अभी आप डेली सुनेंगे कि इस क्षेत्र में आज ठंड ने इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं और हर साल रिकॉर्ड बनते हैं। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये हुआ हमारा वर्षा का वितरण। अब ये पूरा हमने पढ़ा मानसून के बारे में। तो एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक ये है कि भाई जो ये मानसून है ये पूरे भारत में के लिए एक एकता का परिचायक है, यानी ये यूनिटी लाता है। आखिर किस तरह से भाई, किस तरह से यूनिटी? यूनिटी इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में बात की कि जो भारत की अधिकांश कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, और उस रूप से पूरे भारत के जो किसान हैं, जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समान प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। मतलब ये जो मैंने शुरू में कहा था, ऋतुओं की दृष्टि से ही हमारी फसलें होती हैं, फसल चक्र चलती हैं, किस ऋतु में कौन सी फसल बोई जानी है, उसके बाद अगली ऋतु में कौन सी फसल बोई जानी है, वो ऋतुओं पर निर्भर करता है। और यदि उसके अनुसार अगर ऋतु परिवर्तन में अगर ऋतु परिवर्तन का कालखंड अगर प्रभावित रहता है तो उसके कारण से हमारी कृषि भी प्रभावित होती है, और जब कृषि प्रभावित होगी तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, और जब फसल का उत्पादन प्रभावित होगा तो पूरा देश ही प्रभावित होता है। तो इस दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से एक साथ प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक कारण है। वर्षा की अनिश्चितताएं, उसका असमान वितरण, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। और वर्षा के कारण ही नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उनमें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से जो वर्षा है जो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, लेकिन उससे हमारा पूरा ये जो ऋतुएं हैं उसके परिवर्तन से हम सभी लोगों का, सभी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों का, भारतीय नागरिकों का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए ये जो मानसून है वो भारत में एकता के परिचायक है। तो इस दृष्टि से ये जो हमारा चैप्टर हुआ वो पूरा होता है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, कुछ हमने अलग से इसमें
डेफिनेशन दिए, जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई। जलवायु किसे कहते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, 6 कारक जो हम लोगों ने शुरू में पढ़े थे। फिर जेट धाराएं क्या हैं, कॉरियोलिस बल क्या है जो प्रभावित करता है हमारे जलवायु को। फिर ये डिस्टरबेंस जिसको पढ़ा हमने, चक्रवाती विक्षोभ क्या होते हैं, दक्षिणी दोलन क्या है, एल्निनो क्या है जो हमने पढ़ा था कि एक ही धारा होती है जो कभी ठंडी होती है उसी स्थान पर, कभी गर्म हो जाती है। मानसूनी गर्त क्या होता है जो हम लोगों ने पढ़ा ना, गर्त जुलाई के महीने में यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 20 से 25 डिग्री अक्षांशों में स्थापित हो जाता है। इसे ही मुख्यतः मानसूनी गर्त कहा जाता है। मानसून का समय क्या है, भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, एक अरब शाखा एक बंगाल की खाड़ी शाखा, कहाँ मिलती हैं, कहाँ से चलती हैं, ये सारी बातें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद अंत में आता है मानसून का आगमन। ये देखिए 1 जून के प्रथम सप्ताह से यहाँ केरल से भारत में इसने प्रवेश किया। फिर ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये बंगाल की खाड़ी में चला गया, बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये देखिए 1 जून ये पूरा पूर्वोत्तर भारत में, फिर 5 जून में इधर आया, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, और इधर आते आते फिर ये इसकी गति बहुत कम हो जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा उसमें। फिर ये विक्षोभ क्या होते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में शीत ऋतु में आने वाले ऐसे तूफान हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर से नमी लेकर अचानक वर्षा या बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए अच्छे होते हैं। देखिए हमने ये वृष्टि छाया प्रदेश को दर्शाया है इसके द्वारा कि ये देखिए पवनें चल रही हैं, उसमें कहा ना कि जो भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर ये पवनें गईं, यहाँ से टकराईं, टकराने के बाद ये बारिश हो रही हैं। फिर ये आगे बढ़ीं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बादल बना हुआ है लेकिन ये बारिश नहीं होती है। तो जब ये इधर से आगे बढ़ रही हैं तो इस क्षेत्र में आए, तो जहाँ पर बारिश नहीं हुई या बहुत कम हुई, यही क्षेत्र जो है हमारा ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। जहाँ से पवनें चल रही हैं वो पवनाभिमुख क्षेत्र कहलाता है, और जहाँ पर ये वापस जा रही हैं, उतर रही हैं, वो पवन विमुख ढाल कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा वृष्टि छाया प्रदेश। व्यापारिक पवनें क्या हैं, जब हमारे यहाँ व्यापारी आए, शुरू में जो जहाज होते थे बड़े बड़े, उसमें ये इस तरह के पाल लगे हुए होते थे, कपड़े बड़े बड़े बहुत मोटे, और जब इससे वायु टकराती थी तो ये इसको पीछे की ओर ढकेलती थी। तो इससे जो इसकी गति थी नाव की, ये काफ़ी तेज हो जाती थी। तो इस तरह की जो हवाएं थी वो काफ़ी लंबे समय तक चलती थी, जो कि व्यापार में बहुत अधिक सहयोग करती थी। इसीलिए इनको व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड इंग्लिश में बोला गया। क्या है ये, वे हवाएं हैं जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, वहाँ से चलती हैं। इनको उत्तरी पूर्व या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। चूँकि ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, अगर उत्तर पूर्वी पवनें हैं तो उत्तर पूर्वी दिशा चलती ही रहती हैं और उधर से चलती हैं हमेशा, ऐसे ही दक्षिण पूर्वी पवनें ही। इसलिए प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जहाज़ों के संचालन में सहयोग करती थी। ये पाल दिखाई दे रहा है, इसी को
इस टाइप से पाल होते थे, तो पाल युक्त जहाज़ों के संचालन में सहयोग करती थी, इसलिए इसको व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड कहा जाता है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं आप लोगों के अभ्यास के लिए, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो 4th चैप्टर है क्लाइमेट वाला, जलवायु वाला, ये पूरा होता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे बाद में बात कर सकते हैं, और फिर जो इसका अगला चैप्टर है उसको लेकर फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप लोग इसकी स्टडी करिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात करिए। धन्यवाद, नमस्कार।